नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, चाहे आप HPRC के TGT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर का टॉपिक हर एक पेपर में जो है वो पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो आपका, तो हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी एंड जम्मू कश्मीर पुलिस एलिमिनेटेड द एलिजिड मास्टरमाइंड बिहाइंड द पहलगाम टेरर अटैक। तो बोलते हैं कि ये जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है वो मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया है। जब पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड जो था उसको खत्म करने के लिए ये ऑपरेशन जो है वो चलाया गया है। अब इस ऑपरेशन का नाम यहाँ पर पूछा गया है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है। देखिए, ये जो ऑपरेशन चलाया गया है यहाँ पर, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इस ऑपरेशन का जो नाम जो है वो रखा गया है ऑपरेशन महादेव। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आपको पता है कि पहलगाम में जो है वो अटैक होता है। पहलगाम में जब अटैक होता है तो बहुत सारे इंडियंस कुछ एक वहाँ पर जो है वो फॉरेनर भी थे, 1-2, उनको जो है वो उनका धर्म पूछकर जो है वो मारा गया। और ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ये 22 अप्रैल को जो था वो अटैक हुआ था। इसके बाद इंडिया ने भी जो है वो रिएक्ट किया। इंडिया ने जब रिएक्ट किया तो इंडिया ने रिएक्ट करते हुए जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो चलाया और पाकिस्तान के ऊपर जो था वो अटैक किया था। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। वो ऑपरेशन सिंदूर था। और अब जो वहाँ पर आतंकवादी थे जिन्होंने इंडियंस को मारा था, उनको भी खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव जो है वो चलाया गया था। और इसी तरह हमने बीच में देखा था कि जब ये अटैक हो गया था ना, तो इस अटैक के दौरान, इनके इस अटैक के थोड़ी सी दिनों के बाद जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की गई थी। ये जो इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज की गई थी ना, इस एक्सरसाइज को एक्सरसाइज आक्रमण नाम जो था वो दिया गया था। एक्सरसाइज आक्रमण थी, ये उस टाइम की गई थी। भारतीय वायुसेना के द्वारा जो था वो एक सैन्य अभ्यास किया गया था, जिसको एक्सरसाइज आक्रमण नाम दिया गया था। तो ये एक्सरसाइज आक्रमण भी ध्यान रखनी है। अब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंधु हमने पढ़ रखा है। ये ऑपरेशन सिंधु जो था वो कब चलाया गया? ऑपरेशन सिंधु जो था वो उस दौरान चलाया गया जब एक हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला ईरान और इजराइल के बीच में। जब ईरान और इजराइल का वॉर चला तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए जो है भारत एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, उसको ऑपरेशन सिंधु नाम जो है वो दिया जाता है। वैसे ही अगर आप उत्तीर्ण सीरीज में रेगुलर जुड़े हुए हैं ना, तो ऑपरेशन शिवा भी हमने पढ़ा है। ये ऑपरेशन शिवा क्यों चलाया गया था? ये इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था ताकि जो अमरनाथ यात्रा चली हुई है, अमरनाथ यात्रा में जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं, उनकी सुरक्षा को जो है सुनिश्चित किया जा सके और यात्रा को जो है सुनिश्चित रूप से जो है चलाया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो ये आपने ऑपरेशन शिवा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर, ये सारे ध्यान रखना है। यहाँ से 100% श्योरिटी के साथ जो है क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप हमारे साथ इस उत्तीर्ण सीरीज में जो है वो जुड़े हुए हैं, तो उत्तीर्ण सीरीज में जो करंट अफेयर हम कवर करते हैं ना, वहाँ से पेपर में 100% श्योरिटी के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 20-25 मिनट की उत्तीर्ण सीरीज़ की एक वीडियो और इसके साथ जो है मंथली मैगजीन, कोई भी आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो कीजिए। जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं, आपका करंट अफेयर जो है वो 100% जो है वो यहाँ से कवर हो ही जाएगा। अगर और भी आपको ज़्यादा कवर करना है तो डेली का एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, फिर तो कोई कसर रहेगी ही नहीं, सारे क्वेश्चन आप ठीक कर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम दैट अलाउ यंग इंडियंस टू स्टडी वर्क लाइव इन द यूके फॉर अप टू 2 years। तो बोलते हैं कि उस योजना का नाम बताइए जो युवा भारतीयों को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में 2 साल तक रहने, काम करने या अध्ययन करने की अनुमति जो है वो देती है। अभी एक योजना जब बनाई गई है, चलाई गई है, इस योजना का नाम दिया गया है इंडियन यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस योजना के तहत क्या होगा, भारतीय जो है वो स्टडी कर पाएंगे, यूके में जाकर रह पाएंगे और एटलीस्ट वहाँ पर जाकर काम भी कर पाएंगे 2 सालों के लिए। तो ये यंग इंडियंस, जो इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम चलाई गई है, ये ध्यान रखनी है। अब ये क्यों हुआ, क्यों चर्चा में आया, वो भी विस्तृत रूप से जानते हैं। अभी देखिए, इंडिया और यूके के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। CETA इसको बोला गया, सीटा कर ये इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है। और इसके तहत जो है वो यूके के द्वारा लगभग अपनी 99% प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो टैरिफ को जो है वो रिमूव कर दिया गया है। और यहाँ से देखो डेफिनेटली फ़ायदा भी होने वाला है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जो यूके की विस्की होती थी ना, वो इंडिया में आती थी, अच्छी होती है, तो वो जो है वो थोड़ी ज़्यादा रेट पर मिलती थी। परंतु जब टैरिफ को रिमूव कर दिया गया है तो वो थोड़े सस्ते दामों पर जो है वो यहाँ पर मिल सकेगी, आकर सस्ते दामों पर मिल पाएगी।
बाकी इंडिया ने यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को भी जो है वो ध्यान में रखा है। इंडिया की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया की जहाँ पर किसानों को नुकसान हो सकता था, ऐसा हो सकता था, उन चीज़ों पर इंडिया ने छूट भी मांगी है, उन चीज़ों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। ये एग्रीमेंट ऐसा नहीं था कि एकदम से ये एग्रीमेंट जो है वो हो गया। 2022 से जो था वो इसके ऊपर बात चली हुई थी, चर्चा चली हुई थी और स्टेप बाय स्टेप जो था वो प्रोसेस बन रही थी। बहुत सारे इंडिया से आईटी प्रोफेशनल, एजुकेशन, हेल्थ केयर वाले वर्कर्स जो हैं वो यूके में जाते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो है वो राहत जो है वो मिलेगी और दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये बायलैटरल ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा। अब ध्यान रखना कि जो जुलाई महीना है, जुलाई 2025 में किन दो कंट्रीज़ के बीच में ये सीटा कर जो है वो एग्रीमेंट हुआ है, ये जो है वो हुआ है इंडिया और यूके के बीच में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इंडिया और यूके के बीच में जो है ये हुआ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन हम बोलते हैं, टू होम डज द वाइस प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन जो है वो देंगे। अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो रेजिग्नेशन दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एकदम से मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एकदम से रिजाइन कर देंगे, परंतु एकदम से उनके द्वारा रिजाइन किया गया, तो उसके बाद हलचल भी जो है वो थोड़ी सी हुई। जो राजनीतिक गलियारे हैं वहाँ पर जो है चर्चा स्टार्ट हो गई, ये क्यों रिजाइन किया होगा, क्या रीज़न रहा होगा। परंतु हम वो चीज़ें जानते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया में जो सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होता है ना, वो वाइस प्रेसिडेंट का ही होता है। सबसे बड़ा प्रेसिडेंट को माना जाता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट का नंबर जो है वो आता है। वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो रिजाइन किया गया है, तो इनको अपॉइंट कौन करता है ये पता होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए जो है वो डायरेक्टली जो है वो लोगों के द्वारा ये अपॉइंट नहीं किए जाते, इनको इलेक्ट किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अब इनका जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 साल का कार्यकाल जो है वो इनका होता है। इनका टेन्योर कितना होता है, 5 साल का कार्यकाल इनका होता है। अगर इनको रिमूव करना है तो इनका रिमूव जो है वो उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा से, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ वो राज्यसभा से जो है वो पास होना चाहिए। परंतु इन्होंने यहाँ पर खुद ही रिजाइन किया है, तो इनके द्वारा जो रिजाइन किया गया है उसको लेकर कुछ आर्टिकल जानते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 63 आता है, ये बात करता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 64 आता है, ये बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे राज्यसभा के, ये बात करता है ये। उसके बाद आर्टिकल नंबर 65 आता है। आर्टिकल नंबर 65 ये बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे अगर मान लो प्रेसिडेंट अपनी सर्विसेज में नहीं है, प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। आर्टिकल नंबर 66 आता है, ये बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। यहाँ पर इलेक्शन की बात जो है वो की गई है वाइस प्रेसिडेंट की। और आर्टिकल नंबर 67 में इनके टर्म की बात की गई है कि इनके ऑफिस का टर्म जो है वो कितना होगा। आर्टिकल नंबर 68 आता है, ये टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में वैकेंसी को फिल करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 69 आता है, ये बात करता है ओथ और अफर्मेशन जो वाइस प्रेसिडेंट की होती है उसके रिगार्डिंग। और आर्टिकल नंबर 70 जो आता है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हैं किसी भी कारणवश, और कुछ ऐसे कारण हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कवर नहीं किए गए हैं, तब इस आर्टिकल 70 का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। बेसिक जो वाइस प्रेसिडेंट जिन्होंने रिजाइन किया है उनका नाम जगदीप धनखड़ था, उनका नाम ध्यान रखना। नए वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो वो भी एक जीके का क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच टेम्पल एरिया इज एट द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। तो अभी कंबोडिया और थाईलैंड दोनों ही कंट्रीज ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को जो है वो मानती हैं और शांति प्रिय कंट्रीज हैं, परंतु यहाँ पर जो है अभी आपको ठीक ठाक वॉर देखने को मिला है ना, आर्मी के बीच में इनकी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, हवाई जहाज से फायर किया गया, मतलब जो फाइटर जेट होते हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, तो ठीक ठाक सिचुएशन जो था वो खराब यहाँ पर हो गई थी। अब बोलते हैं कि सेंटर ऑफ डिस्प्यूट, एक मंदिर जो था वो सेंटर ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पर रहा, मतलब जो विवाद का कारण रहा वो भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम प्रिया विहार मंदिर है। प्रिया विहार मंदिर जो है ये ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रिया विहार मंदिर जो है ये सेंटर ऑफ डिस्प्यूट रहा। अब क्या सेंटर ऑफ डिस्प्यूट है, क्या यहाँ पर थाईलैंड बोलता है, क्या यहाँ पर कंबोडिया बोलता है, कि क्यों यहाँ पर लड़ाई हो रही है इसको लेकर। पहले हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। बोलते हैं द कॉन्फ्लिक्ट जो ये स्टार्ट हुआ ये मई 17 2025 को हुआ, जो मतलब
ठीक ठाक वाली लड़ाई अभी हुई और यहाँ पर हमें देखने को मिला कि उससे भी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई जुलाई 24, 2025 को। और प्रिया विहार मंदिर और एक ताब म्यून तोम है, ये मंदिर जो है वो सेंटर ऑफ जो है वो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रहे। और ये ऐसा नहीं है कोई नया यहाँ पर इनके बीच में मुद्दा आया, ये बहुत ही पुराना मुद्दा है। ये जो मुद्दा है ना, ये कंबोडिया के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसको लेकर अपील की गई है, परंतु थाईलैंड जो है वो कहता है कि हमें किसी की इंटरफेरेंस यहाँ पर चाहिए ही नहीं। वो बायलेटरल टॉक के लिए जो है मजबूर करने की कोशिश करता है, जॉइंट बाउंड्री कमीशन की जो है वो यहाँ पर बात करता है। अब यहाँ पर एक और बात ये है कि यहाँ पर भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, वो जो कि थाईलैंड के द्वारा किया गया। थाईलैंड के द्वारा ऑपरेशन युथा बोधिन कर जो है एक ऑपरेशन चलाया गया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। युथा बोधिन ऑपरेशन ये चलाया गया थाईलैंड के द्वारा ताकि वो कंबोडिया की जो फोर्सेज हैं उनके बॉर्डर पर उनका जो है वो सामना कर सके। देखिए ये जो मंदिर है यहाँ पर ना, ये कंबोडिया के ऊंचे जो मैदान है वहाँ पर जाकर जो है वो स्थित है। कंबोडिया में जाकर ये प्रेह विहेर मंदिर है, यहाँ पर ये स्थित है। अब कंबोडिया बोलता है कि इसके ऊपर हमारा जो है वो अधिकार है और हम जो है वो इसके जो है वो असल में जो है वो स्वामी है, हमारा यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो अधिकार है। वहीं थाईलैंड बोलता है कि नहीं, हमारा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1962 से ये मामला जो है वो चलता आ रहा है और इसमें जो है वो डिसीजन भी दिया गया था, परंतु कंबोडिया ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शिकायत जो की थी उसमें थाईलैंड मानने से इनकार कर देता है। भाई हम नहीं मानेंगे इस बात को, हम एग्री नहीं है, हमें तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट ही चाहिए इसको लेकर। कोई भी जो आसियान कंट्री हैं वो भी यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, परंतु फिर भी ये थाईलैंड जो है वो नहीं मानता। तो असल में कंक्लूड किया जाए तो एक भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पर। भगवान शिव का जो ये मंदिर है इसको लेकर जो है पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। एक कंट्री कहती है नहीं हमारा, दूसरी कहती है हमारा। और यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कैसे एकदम से कैसे ये चर्चा में आ गया। मई महीने में जो है वो एक सिपाही यहाँ पर मारा जाता है। वो सैनिक कंबोडिया का सैनिक था, उसकी मौत यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो एकदम से खराब हो गए। अभी 2025 में ना बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, कहीं किसी कंट्री के बीच में, कहीं किसी कंट्री के बीच में वॉर जो है वो हो रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो पूरा वर्ल्ड एक वॉर की ओर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के TGT एग्जाम के लिए, जिसकी अभी लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो गई है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बनकर जो है वो सामने आएगी, तो अब हमारी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठाने के लिए आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए आप चाहते हैं कि जो टाइम मिल रहा है आपको एक्सटेंड होकर, इसको आप यूटिलाइज कर पाएँ, इस टाइम में आप अपनी कमियों को इंप्रूव कर पाएँ, PGT की तरह पछताना ना पड़े, तो इस टाइम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। स्लॉट 1 स्लॉट 2 तो बुक हो चुके हैं, स्लॉट 3 में जो लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके ऊपर आप खुद को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिसेंटली हु वॉन द वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025। तो बोलते हैं कि हाल ही में महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है। ये जो वर्ल्ड चेस शतरंज कप 2025 जीता गया है, ये जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा। दिव्या देशमुख के द्वारा जो है वो इसको जीता गया है। अभी हम बात करें कि इन्होंने हराया किसको है, तो हराने की बात भी यहाँ पर करना ज़रूरी है। इन्होंने जो है वो कोनेरू हम्पी को जो है वो हराया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ये वुमेन्स चेस चैंपियनशिप जो थी, ये वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप था 2025 का, जो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। आमतौर पर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किसने जीता है, किसको हराया है, तो दिव्या देशमुख ने जीता है, कोनेरू हम्पी को हराया है। कोनेरू हम्पी जो है वो कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो ये इंडिया से संबंध रखती हैं। और दिव्या देशमुख कौन सी कंट्री से संबंध रखती हैं, तो दिव्या देशमुख भी जो है वो इंडिया से ही जो है वो संबंध रखती हैं। तो दोनों ही जो है वो इंडिया की हैं और इनकी कंट्री भी पूछी जा सकती है। तो दिव्या देशमुख इंडिया की और कोनेरू हम्पी भी इंडिया की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज इंडियाज आर्मीज मिलिट्री ड्रिल एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार कंडक्टेड। तो बोलते हैं कि भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास, ये ड्रोन प्रहार जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया। ये जो ड्रोन प्रहार था ये कहाँ पर आयोजित किया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आयोजित किया गया। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अलग अलग टाइम पर जो है वो अलग अलग एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता रहता है, परंतु अरुणाचल प्रदेश में जब कोई एक्सरसाइज होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी आप देख रहे हैं डे बाय डे जो वॉर्स हो रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उसमें ड्रोन एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभा रहा है। तो इस तरह की जब एक्सरसाइज होती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर मैप में ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर में आती है और चाइना के साथ ये बाउंड्री लगाता है। चाइना के अलावा ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो भूटान के साथ भी जो है वो शेयर करता है और म्यांमार के साथ भी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो लगती है। इंडियन स्टेट में जो है ये असम के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। अभी यहाँ पर याद रखने के लिए एक और बात ज़रूरी है कि अरुणाचल प्रदेश का अबाउट
79.33%, 80% ही आप कह लीजिए, 80% एरिया जो है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया का जो है वो फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, कितना परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। अबाउट 80% एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर यहाँ का है, ठीक है। 80% आपने टोटल जियोग्राफिकल एरिया का ये फॉरेस्टेड एरिया जो है ध्यान रखना है। इतना सा आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन जो है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विच कंट्रीज 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो इनके द्वारा अटेंड कर ली गई है अभी। अब अगर इनके द्वारा अटेंड कर ली गई है तो आपने ध्यान रखना है कि 60वें नंबर का जो स्वतंत्रता दिवस समारोह था वो कौन सी कंट्री का अटेंड किया गया। तो ये मालदीव्स का जो है वो अटेंड किया गया। मालदीव्स ये गए थे। मालदीव्स का 60th जो इंडिपेंडेंस डे है वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। अब देखिए मालदीव ये वही कंट्री है जिसके साथ इंडिया के संबंध कुछ टाइम पहले खराब भी हो गए थे। खराब ये संबंध कब हुए थे, जब यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के मोहम्मद मयूजू, इनके द्वारा जो है वो विरोध किया गया था। कुछ एक बातें कही गई थी इंडिया के अगेंस्ट, और जब ये अपोजिशन में होते थे तो इंडिया आउट कैंपेन भी इनके द्वारा जो था वो चलाया गया था। परंतु अब थोड़े संबंध जो है वो ठीक होते नज़र आ रहे हैं और इंडिया ने जो है वो क्या किया है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर गए हैं। इन्होंने 60th नंबर का जो है वो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाकर। मालदीव्स की जो कैपिटल है वो मेल में जो है वो स्थित है यहाँ की कैपिटल, और इसकी जो करेंसी आती है वो रुपया इसकी करेंसी जो है वो आती है। रुपया इसकी करेंसी आती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी कहा गया कि दोनों कंट्री जो है वो रुपया में ट्रेड करने के लिए भी जो है वो तैयार है। रुपी तो इंडिया की करेंसी है, रुपी और रुपया में जो है वो ट्रेड करने के लिए जो है वो तैयार है। तो ये बातें भी वहाँ पर की गई, ठीक है। और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, उनका नाम तो आपने ज़रूर ध्यान रखना ही रखना है। बाकी इनका 60th जो है वो इंडिपेंडेंस डे मनाया कब जाता है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये 26 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। 26 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है और 26 जुलाई को ही जो था वो प्रधानमंत्री वहाँ गए थे। अच्छा, मालदीव जो था वो कब आज़ाद हुआ था? मालदीव जो है वो 1965 में आज़ाद हुआ था। 1965 में ये आज़ाद हुआ था और 26 जुलाई 1965 एग्जैक्टली डेट थी। यूनाइटेड किंगडम से जो था ये आज़ाद जो था वो उस टाइम हुआ था। ब्रिटिश पॉलिसी के तहत जो है वो डीकोलोनाइजेशन की एक जो इनकी पॉलिसी होती है उसके तहत इसको आज़ाद किया गया था। और 26 जुलाई को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो भारत वहाँ पर गया, इतना सा काफ़ी है। यहाँ पर वही लिखा गया है कि चीफ गेस्ट के रूप में जो था वो वहाँ पर गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली नरेंद्र मोदी बिकम्स डैश लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। तो बोलते हैं कि हाल ही में नरेंद्र मोदी डैश कौन से नंबर के, मतलब सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो बने हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सेकंड, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन गए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जुलाई 26, 2025 को जो है वो अपने 4078 दिन जो है वो इन्होंने अपने ऑफिस में जो है पूरे किए और इन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा। इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड था 4077 दिनों का। इन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हुआ करती थी उनका रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। अब प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री की ये हुआ करती थी, ये जनवरी 24, 1966 से लेकर मार्च 24, 1977 तक जो था वो बनी थी। और ये जो इन्होंने इस तरह की कंडीशन तोड़ी है, ये इन्होंने तोड़ी है लगातार, मतलब ये जो है वो अनइंटरप्टेड टेन्योर जो है वो इनका रहा है। बीच में कोई इलेक्शन हारे नहीं है और लगातार जो है ये 4078 दिन पूरे करने वाले 25 जुलाई 2025 को बने। इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड था। अभी भी सबसे लंबा रिकॉर्ड अगर हम देखेंगे कि किसके पास है तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो पहले प्रधानमंत्री भारत के बने थे। इनके पास जो रिकॉर्ड है वो लगभग 6130 दिन ये लगातार ऑफिस में जो था वो रहे थे। बहुत लंबा रिकॉर्ड है। 16 साल 9 महीने 13 दिन जो था वो लगभग ये रहे थे, लगभग 17 साल ही मान लीजिए। अब नरेंद्र मोदी जो है वो 4078 दिन पूरे कर चुके हैं। इंदिरा गांधी ने 4070 दिन जो था वो पूरे किए थे। ये आपने बेसिक यहाँ पर जो है चीज़ें ध्यान रखनी है। लॉन्गेस्ट जो टेन्योर है वो किसका रहा, किस तरह से रहा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हाउ मैनी पार्लियामेंटेरियन अवॉर्डेड सांसद रत्न अवार्ड 2025 फॉर देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस। तो बोलते हैं कि हाल ही में कितने सांसदों ने जो है वो जो अनुकरणीय प्रदर्शन है उसके लिए उनको संसद रत्न पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। ये जो सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है ये कितने सांसदों को जो है वो दिया गया है 2025 में? ये 17 सांसदों को जो है वो दिया गया है। 17 ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका
हो जाएगा। अब इसमें बीजेपी के भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी कुछ एमपी जो हैं वो आते हैं। यहाँ पर देखिए 17 पार्लियामेंट्रियन इनके एमपी ऐसे हैं जिनको ये सांसद रत्न अवार्ड 2025 का दिया गया है, उनकी जो एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस है उसके लिए दिया गया है। इसमें रवि किशन आते हैं, दिनेश शर्मा आते हैं बीजेपी के, इसमें वर्षा गायकवाड़ हैं कांग्रेस की वो आती हैं, सुप्रिया सुले हैं एनसीपी एसपी की वो आती हैं, और अरविंद सावंत फ्रॉम शिवसेना यूबीटी आते हैं। ये सब जो है वो एमपी यहाँ पर आते हैं। और ये जानकारी जो दी गई ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू के द्वारा दी गई। तो ये भी ध्यान रखना है कि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो कौन है, वो किरण रिजिजू जो है वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। चर्चा में रहते हैं तो इनका मंत्रालय, इनका पोर्टफोलियो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। बाकी जो मुख्य जो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एमपी हैं जिनको ये अवार्ड दिए गए हैं। 17 बहुत लंबी लिस्ट है, परंतु 17 लंबी लिस्ट आपने याद नहीं रखनी, आपने सिर्फ ये कुछ गिने चुने एमपी याद रखने हैं। यहाँ से एक सवाल ज़रूर मन में आ सकता है आपकी कि क्या हिमाचल का भी कोई एमपी यहाँ पर है जिसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। नहीं, हिमाचल का कोई स्पेसिफिक एमपी नहीं है जिसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया हो। हिमाचल से भी हमारे पास लोकसभा में जो है वो 4 एमपी जाते हैं, राज्यसभा से जो है वो यहाँ पर 3 एमपी जाते हैं, परंतु हिमाचल से जो है स्पेसिफिक किसी भी एमपी को ये अवार्ड नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल कब मनाया जाता है। अगर इंटरनेशनल टाइगर डे की बात करें तो ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी इसको बोला जाता है, और इसका जो है मनाने की जो डेट थी वो थी 29 जुलाई। 29 जुलाई को जो है ये मनाया गया। अभी 2025 में जो है ये मनाया गया। तो 2025 में इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, बहुत लंबी थीम थी, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट दी हार्ट। ये इसकी थीम रखी गई थी। थीम इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, तो अपन पूछ ली जाए तो अलग बात है, क्योंकि इतनी लंबी थीम एग्जाम में कम पूछी जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास एक तो टाइगर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। टाइगर को लेकर एक प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था इंडिया में, वो कब जो था वो चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है, ठीक है, 1973 का ये प्रोजेक्ट टाइगर है। अभी हमने जो है वो माधव नेशनल पार्क भी पढ़ा था। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है वो आता है, और माधव नेशनल पार्क को जो है वो टाइगर रिजर्व की श्रेणी में जो है वो ऐड किया गया था, इसको डेजिग्नेट किया गया था एज टाइगर रिजर्व। और ये जो है वो 58th टाइगर रिजर्व जो था वो भारत का बना था, ठीक है। मार्च 2025 की बात है, मार्च महीने के करंट अफेयर्स में हमने ये पढ़ा है। जब आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी तो वहाँ पर भी मैंने 2 बार ये मार्च महीने में आपको रिवाइज करवाया है। एक तो माधव नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और दूसरा ये 58th नंबर का टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया का बना है, ये पता होना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट डेज जो साथ साथ में मनाए गए, वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे जो है वो मनाया गया, ये 28 जुलाई को जो है वो मनाया गया, वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे। और इंटरनेशनल मैंग्रोव्स डे भी मनाया गया, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं उनका डे है ये, 26 जुलाई को जो है ये मनाया गया। और वैसे ही कारगिल विजय दिवस जो है वो मनाया गया। कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को जो है वो मनाया गया। 26 जुलाई को ये कारगिल विजय दिवस मनाया गया। तो 26 जुलाई 1999 को जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो पाकिस्तान को हराया गया था, ऑपरेशन विजय जो था वो स्टार्ट किया गया था। और यहाँ पर इंडिया के क्या हिमाचल से जो है वो कैप्टन विक्रम बत्रा का बहुत बड़ा योगदान जो था वो रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत जो है वो परमवीर चक्र अवार्ड से भी नवाजा गया। यहाँ पर याद रखने वाली एक और बात है कि ऑपरेशन विजय जो चलाया गया था उसमें ही हिमाचल के जो है वो उस टाइम राइफलमैन संजय कुमार थे, इन्होंने भी ऑपरेशन विजय में जो था वो पार्ट उस टाइम लिया था। तो ये भी ऑपरेशन विजय का पार्ट हुआ करते थे। अदरवाइज हम पूरे इंडिया में बात करते हैं कि सबसे पहला जो है वो परमवीर चक्र अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो जो था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। और मेजर सोमनाथ शर्मा भी हिमाचल से ही जो है वो संबंध रखते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा हो गए, मेजर धन सिंह थापा हो गए, और कैप्टन विक्रम बत्रा हो गए, और राइफलमैन संजय कुमार हो गए। इन 4 पर्सनैलिटीज को अभी तक जो है वो हिमाचल से ये परमवीर चक्र अवार्ड मिल चुका है। अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ये परमवीर चक्र अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम जो सैन्य सम्मान होते हैं उनमें बात करें तो सबसे बड़ा सर्वोच्च सैन्य सम्मान जो है ये परमवीर चक्र ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड द क्लीनेस्ट सिटी अमंग सुपर स्वच्छ लीग सिटीज इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो बोलते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में सुपर स्वच्छ लीग शहरों में किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ये भी हमने इससे पिछली एडिशन में जो था वो पढ़ा था, P49 एडिशन में पढ़ा था, दूसरे नंबर का क्वेश्चन, और बड़े ही डिटेल में मैंने बताया था क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ बनता है। तो जल्दी से कमेंट कर आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है। बाकी टेलीग्राम पर
ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। अभी जो है वो इसकी PDF आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर। जो P50 पार्ट है इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।